तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स लोन पेयर हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड हो सकता है। आप पाई बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है। तो इन चारों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन का सोर्स जो है वो डोनर की तरह एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इन चारों में से अगर कोई है तो इसमें कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे कि हम बताते हैं एनर्जी ऑर्डर के रिगार्डिंग कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उस वही अच्छा डोनर होता है। तो जनरली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पे होता है सिग्मा, उसके ऊपर आता है पाई, और उसके ऊपर होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छा डोनर होगा। तो ये हो गया एनर्जी का रिलेशन। अब इसके बाद भी और बहुत सारे रिलेशंस है जिसे हम यूज करेंगे और यहाँ पे बताएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब कौन कितना डोनेट करेगा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। इसके बाद हम और दो कंसेप्ट देखने वाले हैं जो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो आज के कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कंसेप्ट को आप आगे जाके यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये है क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसी न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। मतलब जितनी टेंडेंसी ज्यादा होगी उतनी ही उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये डिपेंड होती है इन नीचे दिए हुए फैक्टर्स पे। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड होती है। अब ये पोलराइजेबिलिटी है क्या? ओके, ये पोलराइजेबिलिटी है क्या, ये हम देखेंगे। और ये पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले ये आपको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के। तो पोलराइजेबिलिटी है क्या, ये अगर आपको देखना है तो इन चारों तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पोलराइजेबिलिटी होती है किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल के फैलने की क्षमता। मतलब ये पोलराइजेबिलिटी जो है वो डिपेंड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल्स है आपके पास या फिर एटम्स है, फॉर एग्जांपल एफ माइनस और सी एल माइनस। तो एफ माइनस और सी एल माइनस में साइज फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। फ्लोरीन की साइज कम है, क्लोरीन की ज्यादा साइज है। तो जितनी साइज ज्यादा होगी उतनी ही उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब उसकी फैलने की क्षमता ज्यादा होगी। यहीं पे हम बताते हैं कि जितनी साइज ज्यादा होती है उतना वो उस पे जो चार्ज होता है या फिर उसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा अकोमोडेट कर लेता है, खुद के ऊपर वो स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए साइज इंपॉर्टेंट है। और जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल की साइज देखनी हो तो वो साइज ज्यादा होनी चाहिए। अगर साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप साइज देखोगे। उसके बाद देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ डोनर एटम। साइज के अगर हम बात करें, साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे अच्छा डोनर कौन सा होगा जिसकी साइज ज्यादा है। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में ये न्यूक्लियोफिलिक है, क्लोरीन। अगर अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। और कम किसकी है? क्लोरीन की।
मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी पोलराइजेबिलिटी कम होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। तो यहाँ पे भी F माइनस से ज्यादा होगी आपकी पोलराइजेबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लोरीन की ही ज्यादा होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब चार्ज का मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं। न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका मतलब क्या होता है? किसी एटम पे कोई चार्ज है इसका मतलब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतने ही उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये थ्री फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं पोलराइजेबिलिटी पे। तो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन साइज, electronegativity and charge. Size and charge are directly proportional and electronegativity is inversely proportional. तो अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जांपल्स और इसे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको मुझे बतानी है। एग्जांपल 1 में देखो, फर्स्ट जो है आर वो माइनस है, सेकेंड जो है आर एस माइनस है और थर्ड जो है वो आर एस ई माइनस है। अब इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी ये बताना पड़ेगा। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो यहाँ पे देखना है कि डोनर एटम कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, क्योंकि डोनर एटम की ही तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बताते हैं हम। तो यहाँ पे है सेलिनियम। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलिनियम। ऑक्सीजन, यस माइनस और सेलिनियम, ये तीनों है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो ऑक्सीजन के अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, उसके नीचे आता है सेलिनियम। मतलब जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, ये होता है पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर के। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। नीचे अगर आप आओगे ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ तो साइज बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे जाओगे तो और साइज इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अगर हम चार्ज की बात करें यहाँ पे तो चार्ज जो है वो कॉमन है। चार्ज क्या है? कॉमन है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो देखो सेलिनियम जो है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी साइज ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाई साइज among them and low electronegativity। ठीक है, साइज ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इन तीनों में से आर एस सी माइनस जो है वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर क्या होगी आपके पास? 3 सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, उसके बाद सेकेंड और सबसे लास्ट में जो है वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी की। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है सी माइनस, एन माइनस, ओ माइनस और एफ माइनस। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर सबसे पहले आपको देखना है डोनर एटम क्या है। डोनर एटम क्या है ये देखने के बाद आप देखोगे कि इनमें रिलेशन क्या है, क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे देखो है सी माइनस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये क्या है?
सेम सीरीज के एलिमेंट है, मतलब कार्बन कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कॉमन है, चार्ज जो है वो कॉमन है। अगर मैं साइज की बात करूं तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है साइज में, ठीक है, क्योंकि वो सेम सीरीज की एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, इतना ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत निग्लिजिबल चेंज होता है। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कम होनी चाहिए। तो इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और सबसे कम होती है कार्बन की, ठीक है, और ये दोनों इनके बीच में होते हैं। तो जैसे जैसे यहां से आप यहाँ पे बढ़ते हुए जाते हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है F माइनस की, उसके बाद O माइनस, N माइनस और C माइनस। तो जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वहां पे पोलराइजेबिलिटी कम होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देखो ये रहेगी, किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर ये होगी। कार्बन इजिली डोनेट करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इससे पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। अब लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल मैंने इसके पहले भी बताया है कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो इस डायरेक्शन में ज्यादा है, इस डायरेक्शन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और आयोडीन की सबसे कम। साइज की बात करें तो देखो साइज इस डायरेक्शन में ज्यादा है, इस डायरेक्शन में ज्यादा है साइज। तो अगर इस डायरेक्शन में साइज ज्यादा है तो अब क्या देखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जहां पे साइज ज्यादा है वहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। मतलब I माइनस जो है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, उसके बाद Br माइनस, Cl माइनस और सबसे लास्ट में आएगा F माइनस। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर होगी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो इसकी साइज ज्यादा है, यही रीजन होता है, ये इसकी साइज ज्यादा होती है, आयोडीन की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस पे जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर लेता है, अकोमोडेट कर लेता है, खुद को स्टेबलाइज कर लेता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। और इन तीनों में, इन चारों में आयोडीन ही सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल आयोडीन ही होता है। आगे जाके देखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी है, आयोडीन की। और गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है, गुड लिविंग ग्रुप, इन चारों में गुड लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन ही। रीजन क्या है, सेम है, क्योंकि ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने सरफेस पे स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए आयोडीन गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, दो एग्जांपल्स है, अल्कोहल है और RO माइनस है। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करेगा चार्ज, डिपेंड करता है चार्ज। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन, यहाँ पे डोनर है ऑक्सीजन और यहाँ पे डोनर है ऑक्सीजन, दोनों पोजीशन पे ऑक्सीजन ही डोनर है। तो यहाँ पे आप देखोगे चार्ज, साइज एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तीनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और
पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो साइज तो क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम ही है। तो चार्ज में डिफरेंस है। इसमें देखो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, ये लोन पेयर्स होती है ऑक्सीजन पे दो। इस पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स भी है और एक्स्ट्रा चार्ज भी है। मतलब इस मॉलिक्यूल में चार्ज ज्यादा है। तो जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, इस वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल से ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए अब? तो आगे चलते हैं। अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि किस तरह से किसी न्यूक्लियोफाइल की हम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी कंसेप्ट है अभी, जैसे कि एनर्जी है, साइज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और चार्ज है। ये चारों फैक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं किसी एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे एक नई टर्म है जो है अल्फा इफेक्ट। अब देखो अल्फा इफेक्ट में होता क्या है, द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ गिवन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर increases by attached heteroatom that possesses a free electron pair, and this effect is known as alpha effect। अल्फा इफेक्ट देखो होता क्या है, अगर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ऐसा कोई एटम है या फिर कोई हिट्रो एटम है, एटम है या फिर कोई हिट्रो एटम है, जिसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर्स होनी चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी एटम हो सकता है ये, ठीक है, ये नहीं। अब ये कोई ऐसा हिट्रो एटम जस्ट उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, या फिर हम बोल सकते हैं इसके अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए, और इसके पास देखो लोन पेयर्स होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी मॉलिक्यूल में है तो वो मॉलिक्यूल अल्फा इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, अल्फा इफेक्ट शो करेगा। और जिस मॉलिक्यूल में अल्फा इफेक्ट प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। समझ गए? जिस मॉलिक्यूल में भी आप अल्फा इफेक्ट देखते हो जिसके लिए ये कंडीशन है, और अगर वो अल्फा इफेक्ट शो करता है तो वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल है NH3। अब NH3 एक डोनर है, अच्छा डोनर है। यहाँ सब पे नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है। डोनेट कहाँ से कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। नाइट्रोजन डोनर एटम है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करूं तो कुछ तो एनर्जी होगी। ठीक है, कुछ तो इसकी एनर्जी होगी। जैसे देखो यहाँ पे एक n, मतलब ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। सपोज कर लो ये एनर्जी है उसकी। ठीक है, सपोज कर लो ये एनर्जी है। अब ये NH3 के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी है। अब आगे देखो हमारे पास और एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे है NH2 ये होता है हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और इसके पास एडजेसेंट पोजीशन पे और एक ऐसा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। एडजेसेंट पोजीशन पे हेटेरो एटम प्रेजेंट है जिसके ऊपर लोन पेयर्स है। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आप लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये जो लोन पेयर्स है ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं, इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
अब जब हम NH3 देख रहे थे तो देखो इसका होमो ऑर्बिटल ये था, मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी इस पोजीशन पे थी। अब देखो ये जो NH2 है, इसका एक नया होमो ऑर्बिटल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इस लोन के पेयर के साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं, इसलिए एक नया होमो का ऑर्बिटल बनेगा। तो ये जो होमो ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी आप देख सकते हो इससे ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा है। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जिसके होमो की एनर्जी ज्यादा होगी वही आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब NH3 से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसके होमो की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखना है कि जो भी मॉलिक्यूल अल्फा इफेक्ट शो करता है वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। और अल्फा इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है? जो भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या फिर न्यूक्लियोफिलिक एटम है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई हेटेरो एटम होना चाहिए और उस पे लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। यही होता है अल्फा इफेक्ट। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। अब इन दोनों में तो आपको मैंने बता दिया कि NH3 और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, ये ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक है। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में देखो NH3 भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। अब देखो यहाँ पे NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है तो ये डोनेट करेगा। और देखो यहाँ पे और एक हीट्रो एटम है, और एक यहाँ पे हीट्रो एटम है, तो क्या ये अल्फा इफेक्ट शो करेगा? तो नहीं। अल्फा इफेक्ट की कंडीशन क्या है? अल्फा इफेक्ट की कंडीशन है डोनर एटम के एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? हीट्रो एटम। तो देखो यहाँ पे बीच में दो कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है हेटेरो एटम। अगर इस पोजीशन पे ऑक्सीजन होता तो ये शो कर सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा? NH3 ही गुड न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है अच्छा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि वो अल्फा इफेक्ट नहीं शो करता। और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट से यहाँ पे विड्रॉ करता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लास्ट एग्जांपल में देखो HOO माइनस है और यहाँ पे OH माइनस है। ठीक है, ये है पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, और ये है आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक पेरोक्साइड आयन होता है। रीजन क्या है? देखो ये अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो इसके पास लोन पेयर्स है, ये एडजेसेंट पोजीशन पे हेटेरो एटम है, तो ये अल्फा इफेक्ट शो करेगा। अकॉर्डिंग टू अल्फा इफेक्ट पेरोक्साइड आयन में विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। समझ गए अल्फा इफेक्ट? आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स भी देखे। अब देखेंगे हम कि जो भी हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो भी हम सॉल्वेंट यूज करते हैं उस पर उसका इफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिएक्शंस की होगी लैब में, वहां पे आपको पता होगा कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं और किसी रिएक्शन का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स चेंज करते हैं। तो उसका रीजन क्या है? कि वो सॉल्वेंट जो है वो उस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट लेके आता है, क्या पर्टिकुलर इफेक्ट होगा जिससे हम वो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सॉल्वेंट है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पे इफेक्ट क्या है। जैसे कि आपको पता है सॉल्वेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो होते हैं नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर मतलब क्या है? जिसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, मतलब हेक्सेन,
हेक्सेन जो है वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन, टोलिन, ये तीनों सॉल्वेंट्स क्या है, नॉन पोलर। अगर पोलर सॉल्वेंट्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटिक एंड अप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब, देखो, इन दिस केस द हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच्ड होगा, तभी वो प्रोटिक सॉल्वेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3OH। यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच्ड है, इसलिए मिथेनॉल जो है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है, या फिर हम इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर है, वाटर भी पोलर प्रोटिक है। अमोनिया, TFA, ये सभी सॉल्वेंट जो हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अब उसके बाद पोलर अप्रोटिक कौन से हैं? देखो, अप्रोटिक का मतलब दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्म हाइड्रोजन। सबसे पहले कंडीशन तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, एसीटोन, CH3CN एसीटोन नाइट्राइल, और DMSO, DMSO क्या है, CH3, डबल बॉन्ड O, CH3। देखो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच नहीं है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं पोलर अप्रोटिक। तो याद रखना, सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर टाइप के, जैसे कि आप यूज करते हो हेक्सेन, बेंजीन या फिर टोलिन, और भी हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। पोलर में प्रोटिक, अप्रोटिक। प्रोटिक में हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ये चीज समझ गए, तो आगे चलते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक कैटायन है, यहाँ पे सोडियम कैटायन है, ठीक है। अब ये सोडियम कैटायन जो है इसके सराउंडिंग्स में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। सोडियम कैटायन के सराउंडिंग्स में है वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये वाटर क्या है, ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक निगेटिव Br- है, ठीक है। इसके एडजेसेंट पोजीशन भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी पोलर एंड प्रोटिक होते हैं। तो देखो यहाँ पे वाटर सॉल्वेट्स, कैटायंस एंड एनायंस। यहाँ पे एक चीज देख लो, पढ़ लो, वाटर सॉल्वेट्स बोथ कैटायंस एंड एनायंस। मतलब क्या है, वाटर जो है वो यहाँ पे जो कैटायन और एनायन है इन दोनों को सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट का मतलब ये क्या है, वो इसे स्टेबलाइज करता है। वाटर जो है वो कैटायन एंड एनायन को क्या करता है, सॉल्वेट करता है, मतलब स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। जो पोलर वाटर क्या है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही तो है, मतलब जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉल्वेट करते हैं बोथ कैटायन एंड एनायन को। अब इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, आपको पता है कि आपके पास जो भी रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एनायन है, और इलेक्ट्रोफाइल कैटायन है। तो जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो कैटायन एंड एनायन को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब वो रिएक्शन में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों को